हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में आज के दिन हम लोग देखेंगे, हम लोग पोल्यूशन का चैप्टर कर रहे थे। पहले तो मैं ये रिकॉल कराना चाहता हूं क्योंकि लास्ट डे लेक्चर नहीं आई, अपलोड हुई थी। उसके बाद आज हम लोग जो देखेंगे वो डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन देखेंगे, उन पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोल्यूशन है वो है आपका रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, जिसमें चेरनोबिल और फुकुओका, ये इस तरह के जो कुछ ऐसे डिज़ास्टर हुए थे जिसके बाद ये नीड हुई कि हम लोग जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको किसी तरह से जो है डिस्पोज करेंगे ठीक से। उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि संविधान में कहाँ पर पोल्यूशन के लिए जो है एक स्पेस बनाया गया है, कोई आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है। और साथ ही में हम लोग अन्य ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक पीसीएस 2015 छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं कि चेरनोबिल एक्सीडेंट इज रिलेटेड विद। तो चेरनोबिल एक्सीडेंट जो मैं अभी बोला हूँ वो किसके द्वारा रिलेट करता है, यानी किससे जुड़ा हुआ है? न्यूक्लियर एक्सीडेंट, अर्थक्वेक, एसिड रेन और फ्लड। तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, जो आपको इस लेक्चर के बाद में मिल जाएगा। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है, भोपाल गैस ट्रेजेडी और लीकेज ऑफ सम गैस एक्सीडेंट हैपेंड ऑन। मतलब भोपाल गैस ट्रेजेडी जो थी ठीक है, ये कब हुई तथा कौन सी गैस इन्वॉल्व थी? ठीक है, इस दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और लेक्चर चलिए शुरू करते हैं। तो लेक्चर है कंट्रोल ऑन वाटर पोल्यूशन, कि जो जल प्रदूषण है उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए। एक बड़ी समस्या है जल प्रदूषण। तो कुछ तो है कि आप इस तरह के कानून बनाइए कि जल प्रदूषण करने वालों के खिलाफ जो है एक ठीक ठाक कार्यवाही की जाए, या ऐसी फैक्ट्री, सीवेज, मतलब मैन मेड, एक जनरल आदमी, एक आदमी सिंगल नहीं उतना पोल्यूट कर सकता है, बट एक पूरी फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, बिना वाटर ट्रीटमेंट किए, सीवेज के बिना ट्रीटमेंट किए वो डायरेक्टली किसी ओपन वाटर में पानी को डाल देते हैं, और जो जल है, ठीक है, फ्रेश वाटर कहा जाएगा उसे, वो दूषित हो जाता है। तो लॉ बनाना चाहिए, ऐसा कानून बनाना चाहिए, बना भी हुआ है, जो मैं आगे आपको लेक्चर में बताऊंगा, जिसके माध्यम से हम लोग इस तरह के पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट इसी में आता है सीवेज ट्रीटमेंट। जो मैंने अभी आपको बताया कि सीवेज का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जो भी अपशिष्ट निकलता है किसी भी इंडस्ट्री से या घर से, वो जब बह करके एक लास्ट पॉइंट पर पहुंचता है जहां पर वो नदी या झील या फिर किसी अन्य वाटर बॉडी में मिलने वाला रहता है, तो उसके पहले उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। यानी उसमें जो भी ऐसे अघुलित ठोस पदार्थ हैं उन्हें अलग कर देना वहाँ से, ठीक है, और जल को एक बार ट्रीट कर देना, यानी कि उसका प्रोसेस जिस तरह से भी हो, जैसे उसमें से नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थों को जो है छाट करके अलग कर देना, जल को एक बार शोधित कर देना, जिससे मिलने वाला जल जो है वो उतना प्रदूषित ना करे जो आपके फ्रेश वाटर या वो बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं उनको। रेगुलर क्लीनिंग, जैसे हम अपने सीवेज की भी या नालियों की सफाई प्रॉपर तौर पर अगर करते रहेंगे, उसमें से बड़े कचड़े ऐसे निकालते रहेंगे, तो हमारा जा करके जब वो फ्रेश वाटर में मिलता है, यानी कि बड़ी वाटर बॉडीज़ में मिलता है, तो वो ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा और ज़्यादा पॉल्यूट नहीं करेगा। पॉल्यूट तो फिर भी करेगा। पब्लिक अवेयरनेस, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पब्लिक, हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर अवेयर नहीं होते हैं। जैसे मैंने इसका एग्जांपल आपको पहले भी दिया है कि जिससे याद होगा, पहले हम लोग की कमांडर जीप चलती थी शहरों में भी, और वो ऑटो चलती थी जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूट करती थी, वो डीजल से चलती थी। उसके बाद नॉर्म्स आते हैं, तो फिर उन डीजल की गाड़ियों को रिप्लेस कर दिया जाता है ऐसे सिटी के क्षेत्रों में, शहर के उन क्षेत्रों में जो कि थोड़े पॉश इलाके हैं, थोड़े से शहरी ज़्यादा इलाके हैं, ज़्यादा अर्बनाइज्ड हैं। लेकिन अभी भी गाँवों में उस समय भी, मतलब ये पीछे की बात मैं बता रहा हूँ, कुछ साल पहले की, 10 साल 20 साल पहले की, लेकिन गाँव में क्या होता है कि इस तरह की
पलूट करने वाली गाड़ियां जो है अलाउड रहती हैं और वो चलती रहती हैं, चोरी छुप के चलती रहती हैं, फिर डायरेक्टली शासन के नाक के नीचे चलती रहती हैं। फिर थोड़े से नॉर्म्स और टाइट होते हैं तो पता चलता है कि सीएनजी आ रहा है। अब शहरों में केवल सीएनजी गाड़ियां चलेंगी। तो पहले मेट्रो सिटीज़ में स्टार्ट होती हैं, उसके बाद फिर छोटे शहरों में भी सीएनजी गाड़ियां सिटी में चलने लगती हैं, जो ज़्यादा अर्बनाइज्ड इलाके हैं। लेकिन अभी भी आप देखोगे तो अगर शहर के रेडियस से अब 20 से 30 किलोमीटर दूर चले जाओगे तो आपको दिखेगा कि वो पुरानी गाड़ियां जो कि नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, पोल्यूशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं चलनी चाहिए, वो अभी भी रन करती हैं और उस क्षेत्र को भी पलूट किया जा रहा है। कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि आने वाले समय में फिर आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि विद्युत चालक जो या बैटरी चालक जो गाड़ियां हैं वो आपके मेन शहरों में चलने लगेंगी। और अन्य क्षेत्रों में यानी कि 20 किलोमीटर दायरे के जब बाहर जाएंगे शहर से तो आपको पेट्रोल से चलने वाले ऑटो, पेट्रोल से चलने वाली जीपें या फिर वहाँ पर सीएनजी चलना स्टार्ट होंगी। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई नॉर्म्स लागू होता है तो सबसे, जब किसी क्षेत्र को बहुत ज़्यादा पलूट होने दिया जाता है, जब वो क्षेत्र बहुत ज़्यादा पलूट हो जाता है तो वहाँ पर उस नॉर्म्स को कड़ाई से लागू करते हैं, धीरे धीरे स्थिति को अपने काबू में करते हैं। तब तक क्या होता है कि जो आउटर रेडियस है यानी कि शहर के जो अन्य इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं शहर से जुड़े हुए, उनको प्रदूषित होने देते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि पब्लिक अवेयरनेस अगर रहे तो एक बार में आपको ये समझाया जाए, जितने भी ऑटो चालक हैं उनकी मीटिंग की जाए या फिर उनको कोई ऐसा कार्ड दिया जाए कि आपको जब भी गाड़ियां चलानी होंगी तो लेस पॉल्यूट व्हीकल्स जो है वो ही यूज़ करना होगा। उनके जो अभी चलने वाली गाड़ियां हैं यानी कि जो वो चला रहे हैं उसके लिए सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है सरकार, या फिर उनका परचेज कर सकती है बल्क में, जिससे कि नई गाड़ी खरीदने का आसान किस्तों पे उन्हें लोन दे सकती है। तो ऐसे कुछ माध्यम है जिसकी सहायता से पब्लिक अवेयरनेस के साथ साथ उनको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकती है, जिससे कि पोल्यूशन जो है कम फैले। नेक्स्ट चलते हैं गंगा एक्शन प्लान और नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं क्या है। तो आइए पहले देखते हैं गंगा एक्शन प्लान के बारे में। तो कह रहा है कि सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्या किया कि सेंट्रल गंगा ट्रिब्यूनल बनाया। आपको पता है कि ट्रिब्यूनल क्या होते हैं? ट्रिब्यूनल्स होते हैं अधिकरण, यानी कि केंद्रीय गंगा अधिकरण का निर्माण करते हैं। और ये जो केंद्रीय गंगा अधिकरण है उसी के अंडर में फिर गंगा एक्शन प्लान, जिसको गैप बोल रहा हूं मैं, गंगा एक्शन प्लान 1985 में जो है ये स्टार्ट होता है। गैप का जो फर्स्ट फेज चलता है, देखिए जो गंगा एक्शन प्लान है वो आए दिन यूपीपीसीएस में मोर देन वन वाले स्टेटमेंट्स में पूछता रहता है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। मुझे लग रहा है कि दिस ईयर 2022 गंगा एक्शन प्लान पर क्वेश्चन आया था, तो आप इन टॉपिक्स को जो है बहुत सीरियसली पढ़िए। गैप का जो फर्स्ट फेज है वो 1986 से 1993 चलता है, 1986 से 93 के बीच में चलता है। और 1995 में क्या होता है कि जो आपका सेंट्रल गंगा ट्रिब्यूनल है यानी कि केंद्रीय गंगा अधिकरण या प्राधिकरण है, ये क्या करता है? एनआरसीए का गठन करता है, यानी कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय नदी संरक्षण अथॉरिटी, ठीक है। 1995 में एनआरसीए आता है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है। फिर क्या होता है कि इसमें 20 स्टेट यानी कि 20 राज्यों को शामिल करते हैं, उसमें से 121 सिटीज़ और 40 रिवर्स को जोड़ने और स्वच्छ करने की बात कही जाती है। आगे आता है एनआरएसी, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। इसमें कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ वाटर को हम लोग इंप्रूव करेंगे,
तो आपको समझ में आ गया है कि गंगा एक्शन प्लान कब स्टार्ट होता है। गंगा एक्शन प्लान किसके अंडर में स्टार्ट होता है, तो सीपीसीबी क्या करती है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करती है, एक ट्रिब्यूनल बनाती है। उस ट्रिब्यूनल के माध्यम से 1985 में गंगा एक्शन प्लान आता है। गंगा एक्शन का पहला जो फेज चलता रहता है वो आपका 86 से स्टार्ट होता है और 95 तक जो है, 93 तक जाता है। फिर आगे हम लोग पहुँचते हैं कि वही जो आपका सीएसटी बनती है, सीजीटी बनती है, यानी कि सेंट्रल गंगा ट्रिब्यूनल बनती है, उसी के द्वारा फिर हम लोग का एनआरसीए जो है उसका निर्माण किया जाता है, जो कि 20 राज्यों को जो है टोटल कवर करता है। और कुल मिला के एनआरईसी जब आता है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, तो उसमें कहा जाता है कि क्वालिटी ऑफ रिवर जो है, हम लोग क्वालिटी ऑफ वाटर ऑफ रिवर जो है उसको हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो नमामि गंगे प्लान जो अभी आया है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, नमामि गंगे योजना। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उनका जो आपका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहाँ पर जाते हैं कि मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। तो इस पूरे उद्घोष के साथ और पूरा एक ऑरा क्रिएट करके नमामि गंगे परियोजना जो है 2014 में स्टार्ट की जाती है। तो ये नदी संरक्षण परियोजना है, आपको भी पता है कि इट्स अ रिवर कंजर्वेशन योजना और प्लान। तो गंगा नदी का जो है संरक्षण, उसका जीर्णोद्धार, उसके साथ साथ उसको प्रदूषण रहित बनाना, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं जो देखते रहेंगे हम लोग। जीर्णोद्धार करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसको प्रदूषण रहित यानी कि पोल्यूशन फ्री बनाएंगे, उसके सीवेज ट्रीटमेंट को देखेंगे, वहाँ पर आसपास में वनीकरण करेंगे यानी कि फॉरेस्ट या ट्रीज जो है लगाएंगे, जैव विविधता का विकास करेंगे यानी कि डेवलपमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा, जन जागरूकता रहेगी, गंगा ग्राम योजना प्लान चलाया गया और नदी तल की सफाई पर ध्यान दिया गया। मतलब जो बॉटम ऑफ द रिवर है उसे भी साफ करने का प्लान मतलब कोशिश की जाएगी इसके अंडर में, ऐसा 2014 के नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत आता है। तो इसमें 6-7 पॉइंट जो है ध्यान से देख लीजिए एक बार, कि सबसे पहले तो जीर्णोद्धार करेंगे। जीर्णोद्धार क्या होता है, मैं बार बार हिंदी बोल रहा हूँ, रिजुविनेशन होता है, ठीक है। जीर्णोद्धार यानी कि रिजुविनेशन करेंगे, फिर उसको पोल्यूशन फ्री बनाएंगे, सीवेज ट्रीटमेंट करेंगे, आसपास में वन लगाएंगे, जैव विविधता का विकास करेंगे, बायोडाइवर्सिटी का, जन जागरूकता, लोगों को बताएंगे कि भाई गंगा नदी जो है दूषित हो रही है, आपकी पवित्र नदी है, ठीक है। उसके बाद गंगा ग्राम योजना चलाएंगे, नदी तल की सफाई करेंगे। कुछ ये प्लान्स थे उस समय में जो कि धीरे धीरे करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि गंगा नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित, एक बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा कि गंगा नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित किन 2 शहरों के बीच में है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे दिया कि मुझे एग्जैक्टली मुझे आंसर तो याद है बट मुझे डायरेक्टली एग्जैक्टली ऑप्शंस नहीं क्लियर है। तो जो सबसे ज़्यादा पलूट है गंगा नदी, वो पलूट है आपके कानपुर टू, सॉरी इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज। कानपुर से इलाहाबाद के बीच में आपकी जो गंगा नदी है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा था वो यही पूछा था कि किन 2 शहरों के बीच में आपकी गंगा नदी जो है सबसे ज़्यादा पॉल्यूट है। तो आंसर आपका ये होगा, आप देख लीजिएगा। हाँ, मुझे मिल गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन था आपका कि बीओडी इज मैक्सिमम इन द गंगा रिवर बिटवीन, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये था तो क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि बीओडी, क्वेश्चन था बीओडी इज मैक्सिमम, बीओडी मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, जैव ऑक्सीजन आपूर्ति, या बीओडी को बीओडी से ही जानते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, मैक्सिमम इन द गंगा रिवर बिटवीन, ठीक है। किसके बीच में बीओडी मैक्सिमम है, तो ऑप्शंस थे आपके हरिद्वार एंड कानपुर, कानपुर एंड इलाहाबाद, इलाहाबाद एंड पटना, पटना एंड उलूबेरिया। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा कानपुर टू इलाहाबाद, उस समय के हिसाब से, अभी के हिसाब से कानपुर टू प्रयागराज। बीओडी क्या है आपको पता है, बीओडी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब कि जो जीव जंतु हैं उनको अपनी
जैव अपघटन करने के लिए, बायोडिग्रेड करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए चीज़ें, जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है, घुली हुई ऑक्सीजन जो पानी में होती है, उसे ही हम लोग BOD कहते हैं। तो ये BOD सबसे कम पाई जाती है कानपुर टू प्रयागराज के बीच में। और चूंकि BOD कम है यानी कि वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो दोनों चीज़ एक ही है। जो मैंने क्वेश्चन पहले पूछा था या जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका UPPCS स्पेशल मेंस का जो पेपर हुआ था 2008 में, उसमें पूछा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज़ और है, औद्योगिक प्रवाह निगरानी, जो नमामि गंगे परियोजना, उसमें ये भी किया जाएगा कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, जो बह करके जा रहे हैं, उनके ऊपर भी जो है निगरानी रखी जाएगी। नेक्स्ट स्टार्ट होता है टॉपिक आपका कि कुछ अधिनियम भी बने हुए हैं, कुछ ऐसे निवारण अधिनियम है जो कि बनाए गए हैं जल प्रदूषण को लेकर के। तो वही अधिनियम है जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम। यही चीज़ अगर इंग्लिश में आप अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं तो समझिए, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974। ठीक है, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974। ठीक है, अगर कहीं स्पेलिंग आपको गलत लग रही होगी तो आप चेक कर लीजिएगा, POLLU है। ठीक है, तेजी से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। चलिए, वाटर पोल्यूशन नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974। तो 1974 में ये वाटर एक्ट या प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट आता है आपका। इसमें क्या कहा जाता है, यहाँ पर डायरेक्टली चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं, हम बस उसे रीड आउट करके आपको बता देते हैं कि जल प्रदूषण रोकथाम हेतु पारित इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य मानव उपयोगित जल की गुणवत्ता को बनाए रखना था। पहला तो यही था कि जल की गुणवत्ता को मानव उपयोग हेतु जो है बनाए रखें। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, यानी कि सेंट्रल वाटर पोल्यूशन बोर्ड, ओके, और स्टेट वाटर पोल्यूशन बोर्ड का स्थापना किया गया। ये दोनों बोर्ड जो है जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण हेतु अधिकार प्राप्त संस्थान है। तो ये दोनों जो है एक राइटफुल इंस्टीट्यूशंस हैं आपके वाटर एक्ट 1974 के अंतर्गत में। यह केंद्र सरकार को जल प्रदूषण संबंधी सलाह देते हैं, ये दोनों जो हैं। उसके साथ साथ राज्य बोर्डों के कार्य का एकीकरण तथा जांच एवं अनुसंधान में सहायता करता है, यानी कि जितने रिसर्चर्स होती हैं, जितने टेस्टर्स होते हैं, वो इन्हीं वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंडर में ही किए जाते हैं। उसके साथ साथ जल प्रदूषण विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देते हैं ये, यानी कि ट्रेन करेंगे ऐसे लोगों को, जो आम नागरिक हैं उनको क्या करेंगे, अवेयर करेंगे। जल प्रदूषण के मानक को एक स्टैंडर्ड निर्धारित करेंगे कि कहाँ पर आर्सेनिक की मात्रा कितनी होनी चाहिए जल में, फ्लोराइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है सेंट्रल वाटर पोल्यूशन बोर्ड के द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जो कि वाटर एक्ट के अंडर में ही बनाया गया था। यानी कि जो आपका वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 है, उसी के अंडर में इसका गठन किया गया था। तो सामान्य सी बात है, लेकिन हमेशा जो है क्वेश्चन आपका वाटर पोल्यूशन बोर्ड पर या डायरेक्टली मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ सकता है कि विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, इस तरह का प्रश्न पूछता है तो उसमें अगर वाटर एक्ट लिखता है या वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट लिखता है तो 1974 1974 ये बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, ये देशव्यापी कार्यक्रम जितने चलते हैं वो आपके वाटर एक्ट के अंडर में वाटर कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड जो है या सेंट्रल वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा चलाए जाते हैं। ये तो था कि कुछ नदियों से संबंधित बातें, कुछ जल के प्रदूषण से संबंधित बातें। अब हम लोग देखेंगे मराइन पोल्यूशन या मरीन पोल्यूशन, समुद्री प्रदूषण किस तरह से होता है। तो अगर एक जनरल सी सोच लेकर के आए हम लोग, एक जनरल बातें सोचें, तो आपको पता है कि जो उसमें शिप्स चलती हैं, बड़ी बड़ी जो शिप्स चलती हैं, उनकी मदद से हमारा पहला तो पॉल्यूट होता है। दूसरा क्या होता है, अगर इन केस ऑयल स्पिलेज होता है, जल में जो तेल के टैंकर हैं वो किसी तरह से गिर जाते हैं, तो दूसरा पोल्यूशन होता है। हमारा नॉर्मल सा पोल्यूशन जो हमेशा होता रहता है वो ये है कि अगर अनट्रीटेड वाटर ऑफ द रिवर, बिना शोधित पानी जिसे ट्रीट नहीं किया गया है, वो डायरेक्टली नदियों से जा कर के आपका अगर समुद्र में मिलता है तो मरीन पोल्यूशन होता है। चौथा ये है कि प्लास्टिक बॉटल्स एंड अन्य फूड या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जो हम लोग फेंक देते हैं, ठीक है, उसके कारण भी बहुत ज़्यादा मरीन पोल्यूशन होता है। इसके अलावा जो नेचुरल रूप से
पॉल्यूट होता है किसी कारण से, लाइक सुनामी आया तो बहुत सारे क्षेत्रों में पानी चला गया, और जब रिटर्न हुआ तो अपने साथ असीमित नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को, जिनका जैव निम्नीकरण नहीं हो सकता, ऐसी चीज़ों को जो है बहाकर अपने साथ लेता गया। तो एक मोटी मोटा जो हमें एक आइडिया पहले से है, उन्हीं चीज़ों को मैं लेकर के आया हूँ। आइए देखते हैं क्या क्या है। नदियों एवं वर्षा जल द्वारा लाए गए सीवेज, कृषि अपशिष्ट, कूड़ा कचड़ा, कीटनाशक एवं उर्वरक, भारी धातुएं, प्लास्टिक आदि समुद्री पारिस्थितिकी जो मरीन इकोसिस्टम है उसको बाधित करते हैं। तो याद रखेंगे, इसमें एग्रीकल्चरल वेस्ट को भी शामिल किया है, बाकी सीवेज, कीटनाशक को भी शामिल किया है, इंसेक्टिसाइड जो होते हैं, फर्टिलाइजर्स को भी शामिल किया है, ठीक है, जो हैवी मेटल्स होते हैं उन्हें भी शामिल किया गया है। तो ये सब क्या करते हैं, मरीन इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, बैडली, या आपका बहुत हार्म पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त समुद्र में तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ के विसर्जन एवं रेडियो एक्टिव अपशिष्टों से भी समुद्र प्रदूषण में वृद्धि होती है। तो आगे चलते हैं कि इसके अतिरिक्त क्या होता है, समुद्र में तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थों के विसर्जन, जो मैंने बताया कि अगर ऑयल स्पिलेज हो जाती है एनी टाइप, चाहे वो एडिबल ऑयल हो या फिर पेट्रोलियम ऑयल हो या फिर रेडियो एक्टिव अपशिष्ट से, यानी कि रेडियो एक्टिव जो वेस्ट होते हैं उनसे भी जो है मरीन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। इसके वायु प्रदूषण के अलावा जो अब देखिए नेचुरल कॉज आते हैं, जैसे अम्लीय वर्षा होती है, सागरीय तल में खनन किया जा रहा है, ये केवल एक आपका नेचुरल फैक्टर है, क्योंकि वर्षा तो नेचुरली होती है। हालांकि अम्लीय वर्षा होने का कारक भी मनुष्य खुद है। उसके अलावा अगर सामूहिक रूप से कोई समुद्री प्रदूषण का जैसे भारी धातु जमाव है, तो ये सामूहिक रूप से कलेक्टिवली जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके अलावा वैश्विक तापन के कारण जो जल का तापन होता है, जिससे बहुत सारे समुद्री जीव को वो हॉट वाटर जो है सूट नहीं करता है, समुद्री जैव विविधता का ह्रास होता है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस्ट करती है। क्या क्या उत्तरदायी कारक हैं, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स? मरीन पोल्यूशन के लिए मेजर फैक्टर्स क्या हैं? भूमि आधारित पुनर्भरण से 44% के आसपास, वायुमंडलीय आगतों से 33% के आसपास, उसके अलावा समुद्री परिवहन के कारण जो डंपिंग होती है, जो वाटर में चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, उसके कारण 10%, ठीक है, और अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण से 12%, और अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण से 10% के आसपास यहाँ पर वाटर पॉल्यूट होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं ऑयल स्पिलेज की। ऑयल स्पिलेज में क्या है कि तेल अधिप्लाव से तात्पर्य है मानवीय गतिविधियों के कारण तरल पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स का समुद्र में निर्मुक्त होना, या तो वो गिर सकते हैं या तो फिर समुद्र में किसी तरीके से निर्मुक्त हो रहे हैं। यानी कि जैसे ONGC इत्यादि जो होती है, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड जो है कॉरपोरेशन, वो क्या करती है कि जो खनन करती है वो आपका अंकलेश्वर महाराष्ट्र जो है वहीं पर समुद्र के अंदर में ही करती है, और समुद्र के अंदर से नेचुरल ऑयल और गैस इस सब का एक्सट्रैक्शन करती है। तो वहाँ भी ये होता है कि जो अगर लीकेज हो जाता है ऑयल का, तो आपके समुद्र के पानी में घुल जाता है, यानी कि उसके ऊपर रहता है एक फिल्म बना करके, तो उससे भी मरीन पोल्यूशन होता है। ये मैंने पहले भी बताया कि किस तरह से होता है। सन रेज जो है वो पूरी तरह से नीचे नहीं जाएंगी, जब नीचे नहीं जाएंगी तो प्रॉपरली जो ऑटोट्रॉप्स होंगे, यानी कि स्वपोषी पौधे होंगे, वो अपना भोजन नहीं बनाएंगे। भोजन नहीं बनाएंगे तो ऑक्सीजन इमिट नहीं करेंगे, ऑक्सीजन नहीं इमिशन होगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी, या फिर जो जीव जंतु हैं वो जब ऊपर आएंगे ऑक्सीजन लेने के लिए तो उनके साथ साथ ऑयल उनके पेट में जाएगा, और बहुत सारी अन्य गतिविधियाँ होती हैं। समुद्र में अगर टैंकर जा रहा है, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया किसी तरीके से, तो पादप प्लवक जिसे प्लैंकटन कहते हैं, मछलियाँ और अन्य समुद्री जीव जो है उन पर एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब एक डेटा है कि प्रत्येक 10 से 12 करोड़ टन से अधिक तेल का परिवहन एक साल में होता है, और जिसमें 6.01% तेल का रिसाव समुद्र में हो जाता है। यानी कि 10 से 12 करोड़ टन अगर एक साल में निकल रहा है तो उसका 6% लगभग जो है रिसाव के माध्यम से तेल किसी न किसी तरीके से चला जाता है। और एक साल में 200 लाख गैलन जो है सागरीय तेल प्रदूषित करता है आपके सागर को। प्रभाव क्या होगा, तो सी फूड जो होता है उनमें प्रभाव होगा, और भी बहुत सारे प्रभाव हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं रेमेडिएशन ऑफ मरीन पोल्यूशन, कि अगर किसी तरह से पॉल्यूट हो चुका है मरीन वाटर तो रेमेडिएशन क्या क्या है, किस तरह से उसका उपचार करते हैं।
ठीक है। तो 3 तरह से कर सकते हैं, केमिकल मेथड से कर सकते हैं, बायोलॉजिकल मेथड से कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से और मैकेनिकल मेथड से कर सकते हैं। तो केमिकल मेथड से कुछ केमिकल्स के माध्यम से हम लोग जो है समुद्र के पानी को ट्रीट कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है। जैसे कुछ डिटर्जेंट होते हैं, उनके माध्यम से हम लोग जो तैरता हुआ आपका ऑयल रहता है उसको क्या कर सकते हैं कि बुलबुले के माध्यम से आपका वेपराइज कर देते हैं डिटर्जेंट का यूज़ करके। पहला तो ये है, इसे केमिकल मेथड बोलते हैं। ये मेथड यूज़ तो किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही आपका जलीय पारितंत्र के लिए, यानी कि जो हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल भी होता है। दूसरा है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में क्या करते हैं, ये मेथड टेरी जो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, तो उनके द्वारा विकसित किया गया है, जिसको बोलते हैं ऑयल जैपिंग। ठीक है, टेरी के द्वारा विकसित किया गया है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो ऑयल जैपिंग जो है एक बायोलॉजिकल मेथड है जिसके द्वारा जैपर बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है जो तेल को खा जाता है। ठीक है, जैपर बैक्टीरिया डाल देते हैं जिससे वो तेल को खा जाता है और ये उसे खाकर CO2 और जल में बदल देता है। तो ये दूसरी तरीका है जिससे हमारा ऑयल स्पिलेज जो हुआ रहता है वाटर पर उसको ख़त्म किया जाता है। तीसरा है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में ये होता है कि हम उसे डायरेक्टली जला दें। अगर हम लोग बर्न कर देंगे तो चूंकि जो ऑयल है उसकी फिल्म ध्यान से समझेंगे, मान लीजिए समुद्र है, समुद्र के ऊपर ये आपका ऑयल की फिल्म यहाँ पर है, तो इसे अगर बर्न कर देंगे, अगर ये 9 mm के आसपास मोटी है फिल्म जो है, तो ये इस पर आग लग सकती है। और आग लगने के बाद क्या होता है कि वो पलूट तो करती है लेकिन ऑयल फिल्म जो है वो ख़त्म हो जाती है वाटर पर से। तो ये भी एक तरीका है जिसे फिजिकल मेथड के अंतर्गत या भौतिक विधि के अंतर्गत रखते हैं। मैकेनिकल मेथड में 3 चीज़ें आती हैं, ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है इसमें। ऑयल जैपिंग टेक्निक याद रखिएगा। अब जो मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है बूम्स। बूम्स में क्या होता है कि जो भी जितने एरिया में तेल जो है स्पिलेज हुआ है किसी भी वाटर में, ठीक है, सागरीय जल में जिस क्षेत्र में तेल का अधिप्लवन हो गया है, जो उस पर गिर गया है, उस क्षेत्र को पूरा पैक कर देते हैं, बाकी क्षेत्रों से मिक्सिंग के लिए रोकते हैं, इससे बोलते हैं बूम्स। ठीक है, एक प्रकार की दीवार बना दी जाती है आर्टिफिशियल। दूसरा क्या है, दूसरा है सॉर्बेंट। सॉर्बेंट, ठीक है, सॉर्बेंट। सॉर्बेंट क्या होता है, ये एक मेथड होता है, जैसे एब्जॉर्ब होता है ना, तो एब्जॉर्ब का SORBENT यहाँ पर है। सॉर्बेंट इज अ मेथड इन विच ऑयल और गैसेस कैन बी सक्ड बाय दिस मेथड। तो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं ऑयल और गैसेस को इस मेथड के द्वारा, तो उस मेथड को बोलते हैं सॉर्बेंट मेथड। तीसरा है स्किमर्स। स्किमर्स जो है उसमें क्या करते हैं कि वैक्यूम क्लीनर लेते हैं, एक टाइप का VC लिख रहा हूँ, एक टाइप के वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। ये वैक्यूम क्लीनर जो रहता है वो स्पेशलाइज्ड होता है, जो वाटर के ऊपर ऑयल स्पिलेज होता है, जो अधिप्लवन होता है तेल का, उसे अंदर खींचने में वैक्यूम के सहायता से। ठीक है, तो तीसरे मेथड से वैक्यूम क्लीनर टाइप की एक युक्ति होती है, एक डिवाइस होती है जिसकी सहायता से ऑयल स्पिलेज को जो है वो अंदर खींच लिया जाता है। इसके बाद है आपका नॉइस पोल्यूशन। तो थोड़ी चीज़ें नॉइस पोल्यूशन में भी हम लोग देखेंगे। तो ध्वनि प्रदूषण जो होता है वो कोई भी ऐसी ध्वनि जो आपकी कानों को तेज लग रही हो, ठीक है, तीव्रता और धीरे धीरे इतनी अधिक हो जाती है अगर ध्वनि की तीव्रता कि उसे शोर कहा जाता है। ठीक, और ये जो नॉइस पोल्यूशन है इसमें जो नॉइस है वो नौसिया से आया है, दैट इज अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट साउंड। अनवांटेड मतलब जिसे चाह नहीं रहे हो, अनप्लीजेंट जो कि सुखद नहीं लग रहा है कानों को, ऐसे आवाज को हम लोग नौसिया कहते हैं, तो लैटिन भाषा में, तो उसी से नॉइस आया है। एकॉस्टिक्स क्या होता है, एकॉस्टिक्स मतलब होता है श्रवण विज्ञान, जिसकी सहायता से हम ये अध्ययन करते हैं कि कितना सुनना है,
कितना नहीं सुनना है। यानी कि ध्वनि के जो स्टडी ऑफ साउंड होता है उसको हम लोग एकॉस्टिक्स के माध्यम से अध्ययन करते हैं। एकॉस्टिक्स इज ए स्टडी ऑफ साउंड और नॉइस, ठीक है। इसकी यूनिट जो होती है वो डेसिबल होती है, डेसिबल इसकी यूनिट होती है। और ग्राहम बेल महोदय ने विकसित किया था डेसिबल को। इसको स्मॉल डी एंड कैपिटल बी से दिखाते हैं। WHO ने कुछ नॉर्म्स दिए हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने कुछ नॉर्म्स दिए हैं कि 55 डेसिबल के आसपास दिन में, 45 डेसिबल के आसपास रात में। ये शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया है या शांत रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है। बसाव वाले क्षेत्र में 55 डेसिबल का दिन में शोर होना चाहिए और 45 डेसिबल का रात में शोर होना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि 11 बजे के आसपास में जितने भी डीजे होते हैं जो कि आपके आवासीय क्षेत्र में, ऐसे मैरिज हॉल है जहाँ पर बजते हैं, उन्हें बंद करा दिया जाता है, ठीक, क्योंकि इसके लिए कानूनी रूप से बाध्यता भी है। अगला कह रहा है कि अगर इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है, तो 75 डेसिबल के आसपास शोर दिन में होना चाहिए। रात में यही शोर की अगर बात करेंगे तो 70 डेसिबल के आसपास होना चाहिए। ये याद करना जरूरी नहीं है, आप ये याद करिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो WHO का नॉर्म्स है कि 55 डेसिबल होना चाहिए एक आवासीय क्षेत्र में, रेजिडेंशियल एरिया में, और 75 डेसिबल होना चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया में। दोनों दिन की बात कही जा रही है। नेक्स्ट आता है प्रभाव क्या होता है। प्रभाव से पहले समझ लेते हैं कि सोर्सेस क्या क्या हैं। तो आपको खुद भी पता है बहुत सारे सोर्स हैं। जैसे अगर नेचुरल सोर्सेस की बात करें तो जैसे बादल का जो गरजना है, थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स है, झंझावात है, जो आंधियाँ आ रही हैं, तूफान आ रहा है, उसके साथ साथ जो बारिश होती है, उसके बाद वाटरफॉल है, या अन्य चीज़ें हैं जैसे ग्लेशियर्स का टूटना, ठीक है, एवलांच जिसे कहते हैं। तो इन सब से भी आवाज़ें होती हैं। फिर कहता है कि मानव जनित, तो मनुष्य ने तो बहुत सारा अपना सियापा फैला के रखा है कि बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, नगर बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ पूजा पाठ की चीज़ें हो रही हैं, या फिर कहीं पर मनोरंजन का स्थल है, यानी कि घूमने फिरने जा रहे हैं, शोर शराबा है। तो इस तरह जो है मनुष्य भी बहुत सारा शोर करता है। अब आप हॉल में गए हो तो हॉल में एक निश्चित डेसिबल से ऊपर की साउंड में मूवीज़ चल रही हैं, जस्ट टू थ्रिल यू, रोमांच पैदा करने के लिए। अब अगर जीवों के द्वारा देखा जाए तो फिर हाथी, कुत्ता, शेर, रोना, हंसना, चिल्लाना, ये सब कुछ जो है एक जीवी माध्यम से भी बहुत सारा शोर होता है। नेक्स्ट अगर प्रभाव देखोगे तो ये कहते हैं कि हर्ट्ज में भी नापा जाता है। इसकी जो यूनिट है वो हर्ट्ज भी होती है, फोन भी होती है, फोन, ठीक है। तो अगर इसका प्रभाव देखा जाएगा तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य की ऑडिबल ध्वनि होती है, यानी कि मनुष्य सुन सकता है। अगर इसी को ऑडिबल रेंज बोलते हैं। ऑडिबल रेंज यानी कि श्रव्य परास, ठीक। अगर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक या पराश्रव्य, जिसे कौन सुन सकता है, तो कुत्ते भी सुन सकते हैं, चमगादड़ निकालता है पराश्रव्य, ठीक है। इंफ्रासोनिक क्या होता है, अवश्रव्य। अवश्रव्य क्या होता है कि अगर 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि आती है तो उसको अवश्रव्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने डेसिबल से क्या प्रॉब्लम होती है। लाइक 80 डेसिबल के आसपास अगर कोई ध्वनि उत्पन्न कर रहा है तो 80 डेसिबल के आसपास में आपका हेडेक होगा, यानी कि सरदर्द स्टार्ट हो जाएगा, हाइपरटेंशन की शिकायत होगी, हृदय रोग जिसे कहते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इसेंट्रिक हो जाओगे, यानी कि कुछ चिड़चिड़ा सा महसूस करोगे, कुछ एनॉइंग महसूस करोगे हमेशा, और कुछ पागलपन सा दिमाग पर हो जाएगा असर। 90 डेसिबल अगर हो गया तो पहली बात तो डेफनेस आ जाएगा, यानी कि बहरा होने का चांस है। हियरिंग इम्पेयरमेंट उसको कहते हैं, यानी कि सुनने की क्षमता जो है वो खत्म हो जाएगी, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाएगा। जो ड्रम्स होते हैं, ईयर ड्रम्स, कांड पर्दे जो होते हैं वो फट जाते हैं, ठीक। अगर उसके साथ साथ में इरिटेशन होती है, मेंटल अनस्टेबिलिटी आती है, हमेशा थकान महसूस होगी, मैडनेस यानी कि पागलपन आता है। 150 के आसपास होगा तो सबसे पहला काम यह है कि ईयर ड्रम्स 1 सेकंड नहीं वियर कर पाएंगे और वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, फट जाएंगे।
अगर 180 से 200 डेसिबल की ध्वनि कोई निकाल देता है या फिर किसी माध्यम से किसी को सुनाई दे जाती है तो उस स्थिति में मौत हो सकती है, यानी कि डेथ हो सकती है। कंट्रोल कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी बनाया गया है कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया है 81 में, 1981 में आया था। तो इसका अधिनियम जो है कब आया था, इस पर प्रश्न बहुत पूछता है। जैसे मैंने बताया वाटर एक्ट जो आया था वो 1974 में आया था। अभी जो मैंने बताया एयर पोल्यूशन एक्ट जो आ रहा है वो 1981 में आ रहा है। तो कुछ चीज़ें ईयर याद रखेंगे मैच ऑफ द फॉलोइंग के लिए। तो इसने क्या किया कि इसमें ध्वनि प्रदूषकों को भी शामिल किया गया इसी वायु प्रदूषण के एक्ट में। फिर उसके अलावा पर्यावरण संरक्षण की अधिनियम जो 1986 आती है उसकी धारा 6 के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषकों पर नियंत्रण हेतु कानून बनाने का प्रावधान है। और ध्वनि प्रदूषण के लिए बनाया गया 2000 में विनियमन एवं नियंत्रण यानी कि रेगुलेशन एंड कंट्रोल 2000 में जो है पारित हुआ। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय क्या है? पहला ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर क्या है? जो रोड्स होती हैं उसके किनारे किनारे जो है ट्रीज़ हम लोग लगा देते हैं। ट्रीज़ क्या करती हैं कि साउंड प्रूफिंग कर देती हैं कि यहाँ पर आवासीय क्षेत्र है, कहीं पर अगर रेजिडेंशियल एरिया है तो वहाँ पर उस तरह की ध्वनि नहीं पहुँचती है। और इसी को साउंड प्रूफिंग को यानी कि ध्वनि को रोकने को ही आपका ग्रीन मफलर कहते हैं। ग्रीन पेड़ होते हैं और मफलर हम लोग जाड़े से बचने के लिए लगाते थे, तो यहाँ पर आवाज़ से बचने के लिए मफलर शब्द का यूज़ किया गया। तो ग्रीन मफलर हो गया। डायरेक्टली पूछता भी है प्रश्न ग्रीन मफलर, मुझे लगता है कि एक ना 2 बार जो है यूपी पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद क्या करते हैं? लीगल एक्शन ले सकते हैं उन लोगों के अंतर्गत जो 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि किसी भी माध्यम से पैदा कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 10-12 डीजे एक लोडर पर लाद लेंगे और फिर पूरे फुल साउंड में उसे बजाते हुए जाएंगे। अगर आप पीछे खड़े हो तो आपकी हार्ट बीट, बाइक, कार, जिसमें भी आप जा रहे हो वो सब जंप करने लगेगा। ठीक है, मतलब अगला है प्रेशर हॉर्न को रिमूव कर देना चाहिए। प्रेशर हॉर्न का प्रयोग जो है बंद कर देना चाहिए, तो प्रेशर हॉर्न निकाल देना चाहिए। ठीक है, उसके साथ ट्रैफिक रूल को फॉलो करें। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसके साथ साथ क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि सोमेटिव कहाँ कहाँ इफेक्ट होता है, जेनेटिक में कौन कौन सा इफेक्ट होता है। फिर सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन देखेंगे, उसके साथ में कैसे रिसाइकल करते हैं ये देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या कहा गया है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी सुझाव हो इस लेक्चर को लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। धन्यवाद।